कॉन्ट्रैक्ट 2 के इम्पोर्टेंट 50 में 26 नंबर से सवाल, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी भी पार्टनर का फर्म के लिए क्या लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो देखिए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 25 स्टेट्स दैट every partner is liable jointly with the other partners for the act of the firm done while he is a partner, ठीक है। मतलब सेक्शन 25 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हर पार्टनर, ठीक है, ज्वाइंटली लाइबल होगा कंपनी के फर्म के लिए, ठीक है। फर्म में अगर कोई लाइबिलिटी है तो उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है इफ अ फर्म बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑल पार्टनर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, तो हर पार्टनर के ऊपर इक्वली जो है वो लाइबिलिटी फॉल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कंटिन्यूइंग गारंटी विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने गारंटी के बारे में समझा था, अब यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। गारंटी बहुत टाइप के होते हैं जनरली, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या है, पहले आपको गारंटी के बारे में समझना पड़ेगा। तो गारंटी का मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर अपन बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और बैंक वाला बोलता है कि भाई कोई ऐसा बंदा हो जो आपके लोन के अगेंस्ट मुझे श्योरिटी दे, ठीक है, कि आप नहीं दोगे तो वो देगा। तो यहाँ पे जो तीसरा बंदा आएगा गारंटी देने के लिए उसको हम गारंटर या श्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे तीसरा बंदा गारंटी ले रहा है कि वो सामने वाला पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। राजू का शॉप है, ठीक है, चाय बेचता है वो राजू। अब राजू चाय बेचता है, चाय दुकानदार है, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश, ठीक है, वो चाय पत्ती का सप्लायर है, ठीक है। तो राजू को हर 2 दिन 4 दिन पे चाय पत्ती लगता है, 1000 2000 3000 4000 का हिसाब, ठीक है। तो सुरेश को जो है डर लगता है उसको उधार देने में कि यार उधार देंगे और कहीं फंस गया तो, पैसा नहीं दिया तो, ठीक है। तो सुरेश जो है यहाँ पे थोड़ा सा उसको उधार देने में हिचकिचाता है। तो एक बंदा आता है यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं, मान के चलो महेश, ठीक है। महेश बोलता है सुरेश को कि तुम ना राजू को 10,000 तक का चाय पत्ती देते रहो, ठीक है, और जब तुमको वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि तुम उसको 10,000 तक का चाय पत्ती देते रहो, मतलब वो पैसा देता जाएगा और कभी ऐसा होगा कि वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गारंटी है वो कंटिन्यू चल रहा है, एक बार की गारंटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हर बार के लिए वो गारंटी का जो है सिलसिला चालू रहेगा। तो अब वो हर बार चाय पत्ती लेगा देगा, चाय पत्ती लेगा देगा, चाय पत्ती लेगा देगा, ठीक है। जिस दिन नहीं देगा उस दिन ये जिम्मेदार रहेगा देने की, ठीक है। तो जब कोई गारंटी कंटिन्यू रूप से चलता है तो इसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी दिया और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए भी आपको बोला था, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। ए कंटिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज रिवोक्ड बाय द श्योरिटी। मतलब मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि राजू चाय वाला है, ठीक है, सुरेश चाय पत्ती का सप्लायर है, और यहाँ पे महेश बोलता है कि भाई सुरेश भाई तुम राजू को 10,000 तक का चाय पत्ती देते रहो, ठीक है, हमेशा देना, जब आपको वो कभी नहीं दे तो मैं दे दूंगा। हालांकि राजू दे देता है, ऐसा नहीं है कि राजू नहीं देता है, राजू दे रहा है, अब हर महीने दे ही रहा है। अगर कभी नहीं दिया तो वो जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे जो उसकी गारंटी है वो कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है, तो इसीलिए कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाता है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ पार्ट डिलीवरी एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मतलब आधा माल मिलना। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आपको कॉलेज में 1000 बुक बांटना था, ठीक है। आपने किसी वेंडर से बोला कि भाई मुझे 10,000 बुक चाहिए। उसने बोला कि सर मैं भेजवाता हूँ, और उसने आपको 10,000 के बदले फिलहाल 5,000 ही भेजा है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, या उसके पास क्या ऑप्शन है? तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि भाई 5,000 तुम भेजे हो, मुझे तो चाहिए 10,000, ठीक है। तो मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम 5,000 भी ले जाओ, मुझे 10,000 चाहिए ना, मुझे बांटना है बच्चों को। तुम 5,000 भेजोगे, मैं कैसे पूरे बच्चों को बांट पाऊंगा? तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं रिफ्यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है, पार्ट डिलीवरी के इसमें कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो मेरा पहला राइट हो गया कि मैं उसको रिफ्यूज कर सकता हूँ कि भाई मुझे 5 नहीं, मुझे 10 ही चाहिए एक साथ, ठीक है। मैं 5 आज बांट दूं, और 5 जो बच्चे बाकी है 5,000 बच्चे, उसको कब दूंगा, ठीक है। तो आपके पास रिफ्यूज करने का राइट रहेगा। दूसरा, अगर खरीदार ले भी ले, ठीक है, तो भी वो पूरा पैसा देने के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। जब तक उसको पूरा माल नहीं मिलेगा वो पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। ये भी आपके पास राइट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 10,000 बुक भेजने बोला था, आपने 5,000 ही भेजा, तो मैं अभी 5,000 का भी पैसा नहीं दूंगा। जब तक मेरे 10,000 नहीं मिलेंगे तब तक मैं टोटल पैसा आपको नहीं, ठीक है। ये भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि पार्ट डिलीवरी है। मतलब पार्ट डिलीवरी में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर पार्ट डिलीवरी में और क्या हो सकता है? पार्ट डिलीवरी में अगर वो बंदा चाहे कि नहीं भाई मैंने तुमको 10 बोला था, तुमने 5 ही भेजा ना, ठीक है, मैं 5 का पेमेंट दे देता हूँ, अब मुझे 5,000 नहीं चाहिए। आप वहां पे रिफ्यूज कैंसिल भी कर सकते हो उस 5,000 ऑर्डर को, ठीक है। ये भी आपके पास राइट है। तो मतलब पार्ट डिलीवरी के केस में आपके पास क्या क्या राइट्स है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट का जो अथॉरिटी होता है, जैसे कोई मालिक होता है तो वो अपने काम के लिए एजेंट को हायर करता है, तो उसका जो है मतलब अथॉरिटी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब एजेंट की अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब मालिक के तरफ से एजेंट को जो राइट्स दिए जाते हैं वो किस हद तक उसको एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो पहली सबसे पहले बात तो ये कि भाई मालिक को जो भी करने का अधिकार रहेगा, अगर वो आपको एजेंट बना कर भेजता है तो आपके पास वो सारे राइट आ जाते हैं, ठीक है। अगर पावर ऑफ अटर्नी दिया होगा आपको, ठीक है, कि भाई तुम मेरे एजेंट हो, आज से तुम मेरे काम संभालोगे, तो ऑनर के जो भी राइट्स होंगे वो सारे राइट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो सारी शक्ति आपके पास आ गई। अब आपको जो राइट्स दिए जाते हैं, अथॉरिटी दी जाती है, वो 3 तरीके से दिया जाता है। एक होता है एक्सप्रेसली, ठीक है, आपको मालिक ने सीधा पीओए दे दिया, अब आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी अथॉरिटी दी जा सकती है। दूसरा होता है आपका इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली का मतलब मैंने आपको एजेंट बना के कहीं पे भेजा, ठीक है, कि भाई उस प्रॉपर्टी को बेचवाना है, तो तुम देख लो कैसे बेचना है। तो यहाँ पे इम्प्लाइडली जो अथॉरिटी है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे उसको अपने सेठ से पूछने की जरूरत नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को कितने में बेचना है, कैसे बेचना है। वो अपने विवेक के आधार पर उसको जो सही लगेगा उस हिसाब से उसका उस प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकता है, ठीक है। तो ये उसके पास जो अथॉरिटी मिलता है वो इम्प्लाइडली मिलता है। तीसरा होता है इमरजेंसी राइट, ठीक है। यहाँ पे भी इमरजेंसी अथॉरिटी दिया जाता है किसको, एजेंट को, कि अगर इन केस किसी प्रॉपर्टी का डील चल रहा है और जो ओनर है, जो प्रिंसिपल है, वो किसी कारण से वहां पे नहीं है, ठीक है, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं चले गए, तो अभी वो क्या करेगा, तो अभी मालिक के फेवर में, प्रिंसिपल के फेवर में, उसको नुकसान न हो वो सारे डील कर सकता है।
इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बताया वो एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट अथॉरिटी है कि कब कब एजेंट अपने हिसाब से काम को कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 सवाल में सभी को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये बोलता है एक्सेप्शन टू कैविएट एम्पटर। ठीक है, तो कैविएट एम्पटर जो है एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बायर बी अवेयर। ठीक है, बायर बी अवेयर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो सामान कितना जेन्युइन है। ठीक है, और आपको जांच परख के लेनी चाहिए, ये आपका ड्यूटी है। कल को आप जा रहे हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, आप गए एसी के दुकान में, ठीक है, और आपने कहा कि भाई मेरा एक रूम है 7x12 का और उसके लिए मुझे एक एसी चाहिए, तो एसी दे दो। ठीक है, ना आपने उसको कंपनी का नाम बताया, ना आपने उसको कितना कूलिंग वाला चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, कितने साल का वारंटी चाहिए, किस रेंज का चाहिए, आपने कुछ नहीं बताया। ठीक है, उसने आपको एसी दे दी, आप घर पे लेके आ गए, आपने वहां पे ये भी नहीं कहा कि भाई मुझे चेक करा के दिखाओ, मुझे किसी रूम में लेके चलो, दिखाओ 10 मिनट चला के क्या कूलिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपने कुछ नहीं बोला। आप गए सिर्फ बता दिए 6x12 का रूम है, एक एसी दे दो। ठीक है, और उसने आपको एसी दे दिए, और जब आप घर पे एसी लाए तो आप वो जो एसी है वो आपके रूम को ठंडा ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला था वो 6x12, ठीक है, और उन्होंने जो एसी दिया था आपके 6x12 के हिसाब से ही दिया था, लेकिन आपको नहीं पता था कि 6x12 का रूम है या 6x18 का रूम है, और आपको उस हिसाब से आपके रूम का जो कैपेसिटी है उस एसी के सामने बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए आपका घर कूलिंग नहीं हो रहा है। किस कंपनी का आपने मांगा था ये भी नहीं बताया, आपने किस रेंज का चाहिए था आपने ये भी नहीं बताया। तो क्रक्स ये है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप जांच परख के लें। बाद में आप सीधा मुंह उठा के जाके बोलोगे कि भाई ये तो तुमने गलत सामान दे दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, वापस करो, तो आप नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, गलती हमेशा दुकानदार की मानी जाएगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से एक्सेप्शन है उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्शन पहला ये है, फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। ठीक है, आप एसी लेने गए, आपने कहा कि मुझे वर्लपूल का एसी चाहिए, ठीक है, और जो बहुत कूल करे, बहुत फास्ट कूल करे। आप गए, आपको वहां पे कोई डुप्लीकेट कंपनी का जो मतलब उल्लासनगर में बनता है वैसे कंपनी का कोई वर्लपूलर का करके आपको दे दिया। ठीक है, आप घर लाए, वो खराब हो गया। अब यहाँ पे आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपको वो एसी बेचा था। ठीक है, आपने बोला था वर्लपूल का देने, ओरिजिनल देने, लेकिन उसने जानबूझ के आपको फ्रॉड इंटेंशन के साथ दूसरा वर्लपूलर का आपको वर्लपूल बता के बेच दिया। तो यहाँ पे कैविएट एम्पटर का जो ये टर्म है अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जब कोई सामान आप खरीदने जाते हैं और दुकानदार आपको उस सामान का पूरा डिटेल जानकारी दे देता है, ठीक है, तो सही है। अगर आपको सामान लेने गया और आपको डिटेल में उस सामान का जो है डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया गया, ठीक है, और आपको सामान गलत मिल गया, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सेल जो करना रहता है वो डिटेल में करना रहता है ना उसको भी। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बायर ऑर्डर्स 100 kg ऑफ प्योर शुगर एंड रिसीव्स शुगर्स मिक्स विद इम्प्योरिटीज। ठीक है, उसने बायर ने बोला, डिस्क्राइब कर दिया कि भाई मुझे इस हिसाब का शुगर चाहिए, और उसको सामने वाले ने गलत शुगर भेज दिया।
तो जब आपने डिस्क्राइब कर दिया था फिर भी अगर गलत किया है तो ये गलती दुकानदार की है, आपकी नहीं। ठीक है। तीसरा है सेल बाय सैंपल। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो चैट जीपीटी से लिया था इसीलिए है, लेकिन ये 3 मेजर है। तीसरा है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब जब कोई सामान आपको सैंपल दिखा के दिया जाता है, ठीक है, तब आप जो है यहाँ पे when goods are sold by sample they must correspondence with the sample in quality। मतलब आपको जब कोई सैंपल दिखा के माल बेचा गया हो और आपको जो माल मिला है वो सैंपल के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, तब आप यहाँ पे एक्शन उस दुकानदार पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गया था बनियान लेने, ठीक है, मुझे कॉटन का लक्सकोजी का दिखाया, ठीक है, और उसने पैक करके कोई दूसरे कंपनी का मुझे दे दिया। सैंपल अच्छा दिखाया था, एकदम शुद्ध कॉटन था, छुआ था एकदम फील हुआ कि क्या एकदम कॉटन है, ठीक है, और उसने पैक करके मुझे कोई और दे दिया जो वो माल नहीं था, ठीक है, अनमैच्ड है, नॉट मैच, तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। तो ये 3 जो है इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन माने जाते हैं कैवियट एम्प्टोर प्रिंसिपल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। सब एजेंट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, 2 मार्क्स में था वो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। सब एजेंट का मतलब क्या होता है, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक एजेंट को हायर किया, ठीक है, अब वो एजेंट जो है खुद से न जा करके किसी अपने जूनियर को प्रॉपर्टी को दिखाने और बेचने के लिए भेज देता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया और एजेंट ने अपने जूनियर को हायर कर लिया, तो एजेंट का जो जूनियर होगा वो सब एजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ लो। तो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था उसने अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एजेंट हायर किया, एजेंट उस प्रॉपर्टी को दिखाने या बेचने के लिए न जाके अपने जूनियर को भेज देता है, तो जूनियर जो वो प्रॉपर्टी दिखाएगा और बेचेगा तो वो जूनियर यहाँ पे सब एजेंट कहलाएगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूट एजेंट क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूट एजेंट का एक एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलिए मैं वकील हूं, ठीक है, मैं वकील हूं आरती का, ठीक है, और आरती ने मुझे हायर किया था तो मैं उसका केस लड़ रहा था, ठीक है, मुझे कहीं फॉरेन कंट्री जाना था, तो मैंने कहा कि आरती देखो ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, तो आप न कैरोलिन मैडम को एज एन एडवोकेट हायर कर लो, वो बहुत अच्छी वकील है और वो आपका केस अच्छे से लड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अपने सब्स्टिट्यूट में, ठीक है, उन्होंने एज एन एजेंट मुझे हायर किया था वकील के तौर पे, अब मैं न रह के मेरे जगह पे किसी और को ला रहा हूँ, ठीक है, अब वो जो आरती मैडम है उनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, कैरोलिन मैडम के साथ, अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो एजेंट आया वो मेरे सब्स्टिट्यूट में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई मेडिसिन मंगाते हो ना, तो आपने देखा होगा अंग्रेजी दवा का जो मतलब रेट है आमतौर पे बहुत महंगा होता है, और उसी दवा का जब आप जेनेरिक में लेते हो तो सस्ते में मिलता है। ठीक है, तो जो जेनेरिक दवा होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है उसका। ठीक है, मतलब सेम वही रहता है, उसके जगह पे दूसरा आता है, काम वही करेगा आपका। तो मैं भी वकील था, मैं भी वही काम करता जो कैरोलिन मैडम अब करेंगी। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब इसके बिहाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। 32 क्या बोल रहा है, राइट ऑफ अश्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के अगेंस्ट जो है श्योरिटी का क्या क्या राइट है इसके बारे में है। ठीक है, तो मतलब श्योरिटी क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान के चलिए किसी ने कोई पैसे लिए, ठीक है, और पैसे के जगह पर कोई सिक्योरिटी रखा है कहीं पे, ठीक है, और वहां पे उस जगह पे वो बंदा सिक्योरिटी भी है, ठीक है,
तो श्योरिटी के क्या क्या राइट होंगे यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला है राइट टू बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर्स श्योरिटीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं, मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, क्या ले लें, हाँ एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए बैंक से लोन लिया, ठीक है, और बैंक से लोन लिया तो आपने देखा होगा कि बैंक अपने पास कुछ सिक्योरिटी के तौर पे भी रखता है, ठीक है, और सिक्योरिटी के तौर पे रखने के बावजूद भी वो एक सिक्योरिटी मांगता है कि भाई इतने किसी बंदे को लाओ जो गारंटी लेगा, सिक्योरिटी भी रखता है और श्योरिटी भी लेता है। तो उस कंडीशन में अगर प्रिंसिपल डेब्टर का अगर पैसा श्योरिटी भरता है तो जो भी सिक्योरिटी उसने जमा की होगी उसके ऊपर उसका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक समझो ना, जैसे मान के चलते हैं अपन मॉर्गेज का सीन ले लेते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि मॉर्गेज में जब आप कोई किसी से पैसे लेते हो तो आपको मॉर्गेज के जगह पे कुछ सामान देना होता है, ठीक है। तो अगर मैं तीसरा बंदा हूं और मैं वहां पे गारंटर बन रहा हूं, ठीक है, और वो बंदा पैसे नहीं चुका पा रहा है तो मैं मॉर्गेज का जो है पैसा दे दूंगा, लेकिन वो सामान जो उसके पास है उस पे मेरा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि राइट टू बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल्स डेब्टर्स सिक्योरिटीज। ठीक है, प्रिंसिपल डेब्टर ने सिक्योरिटी के तौर पे जो भी रखा होगा उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा, ठीक है, श्योरिटी को, अगर वो पैसा चुकाएगा तो। फिर क्या है, राइट टू रिक्वायर क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेब्टर फर्स्ट। मतलब अगर कोई क्रेडिटर को किसी से पैसे लेने हैं तो पहले वो डेब्टर से लेगा, ठीक है, वो सीधा सिक्योरिटी के पास नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक ने लोन दिया था राजू को, मैं बना था श्योरिटी, तो अब बैंक सीधा मेरे पास नहीं आ सकता, बैंक पहले राजू के पास जाएगा, राजू पैसा नहीं देगा तब मेरे पास आएगा ना, ठीक है। तो ये भी मेरे पास राइट है कि पहले भाई तू उसके पास जा फिर मेरे पास आना। फिर तीसरा है राइट टू इंडेमनिटी फ्रॉम प्रिंसिपल डेब्टर। इफ द श्योरिटी पेज द डेब्ट ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेब्टर। ठीक है, अगर मैं श्योरिटी हूं और जो प्रिंसिपल डेब्टर है वो पैसा नहीं चुका पा रहा है और मैं श्योरिटी हूं और मैंने पैसे दे दिए बैंक को, तो मैं वो पैसा ये प्रिंसिपल डेब्टर से वसूल सकता हूं, ये भी मेरे पास राइट है। ठीक है, फिर आपका राइट टू exoneration by act of creditor if the creditor does something that increase the surety's liability, the surety can be exonerated। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिए, बैंक ने लोन दिया था राजू को, मैं गारंटर बना था, तो जब बैंक ने लोन दिया था तो 3 महीने के लिए दिया था, ठीक है, और मैं गारंटर भी 3 महीने के लिए बना था। अब बैंक मेरे से बिना पूछे राजू को उस लोन के लिए 1 साल का टाइम दे देता है। अब मैं यहाँ पे मुक्त हो गया क्योंकि मैंने जो गारंटी लिया था मैंने 3 महीने के लिए लिया था। अब बैंक को ज्यादा गर्मी है, उसको ज्यादा पसंद आ गया राजू, तो तुम भाई 5 साल के लिए दे दो। अब मैं 5 साल के लिए थोड़ी ना वहां पे श्योरिटी बना रहूंगा, ठीक है, तो वहां से मैं बरी हो जाऊंगा। एक्सोनरेशन का मतलब होता है बरी हो जाना। तो जैसे ही क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेब्टर को छूट दे दिया तो भाई तुम फंसो, अब मैं नहीं वहां पे फंसूंगा। ठीक है, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे आपसे राइट ऑफ अ श्योरिटी पूछ रहा था, तो ये 4-5 राइट उनके श्योरिटी के पास होते हैं एज एन श्योरिटी। क्वेश्चन है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। राइट और ड्यूटी क्या होता है बेली का, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेलमेंट के बारे में। ठीक है, बेलमेंट क्या होता है, बेली क्या होता है, बेलर क्या होता है,
तो बेली कौन होता है? बेली वो होता है जिसके पास कोई सामान किसी पर्पज के लिए रखा जाता है, ठीक है। और बेलर कौन होता है? जो अपना सामान किसी पर्पज से बेली के पास रखे, वो बेलर होता है। इसी दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, मेरा घड़ी खराब हो गया, ठीक है। मैं गया घड़ी लेके किसी घड़ी वाले के दुकान पे, उसको मैंने घड़ी दे दिया कि भाई साहब आप ये मेरा घड़ी खराब हो गया है, इसको रिपेयर कर देना। अब जो घड़ी वाला है वो यहाँ पे बेली है, ठीक है। मैं अपना घड़ी दे रहा हूं, मैं यहाँ पे बेलर हो गया। अब हम दोनों के बीच जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के पास कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज है। बेली के पास क्या है? ड्यूटी और राइट। तो बेली यहाँ पे कौन है? रिपेयर वाला। तो रिपेयर वाला का ड्यूटी क्या है कि भाई उसके जो प्रॉपर्टी है उसको सही सलामत रखे, पहली ड्यूटी, ठीक है। दूसरा ड्यूटी लिखा है ना यहाँ पे, देखिए, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। मतलब आपको घड़ी दिया है तो आप अच्छे से थोड़ा सलीके से रखें, उसको सही से ठीक करें, आप उसके सामान का अनऑथराइज यूज ना करें। आपने देखा होगा कई बार आप गाड़ी पार्क लगाते हो कहीं पे भी, ठीक है, और पार्क में जब आप बोलते हो कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं तो मैं आपके ही पार्किंग में लगा के जाऊंगा, तो यहाँ पे उन्होंने आपके पास किसी पर्पज के लिए गाड़ी लगाई है, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी क्या है कि उसकी गाड़ी का देखभाल करें और अनऑथराइज यूज ना करें। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्किंग का जो मालिक होता है वो सोचता है कि ये बंदा 2 दिन के लिए बाहर गया है और एक बंदा 1000 दे रहा है 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो 1000 लेके उसको 1 घंटे के लिए वो गाड़ी दे देता है। तो ये क्या है? ये अनऑथराइज यूज है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है दो व्यक्ति के बीच, ठीक है, तो उसमें जो बेली का ड्यूटी होता है वो पहला होता है रीजनेबल केयर का, कि भाई आपको उसके सामान की सुरक्षा करनी है। दूसरा, अनऑथराइज यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने घड़ी दिया था, तो मुझे पता चला कि भाई मैंने घड़ी दिया था, मेरे को बोला था कि 2 दिन बाद मिलेगा, और उसकी बेटी की शादी थी 1 दिन पहले, वो मेरा शादी एकदम 1 करोड़ का वो घड़ी था, मेरा घड़ी जो है पहन के वो अपनी बेटी के शादी में घूम रहा था, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, अनऑथराइज यूज हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है एज ए बेली। तीसरा है ड्यूटी टू रिटर्न और डिलीवर। अगर आपके पास कोई सामान रखी गई है किसी पर्पज से, पर्पज फुलफिल होने की तुरंत बाद आपको उनके पास सामान को रिटर्न कर देना है, ठीक है। फिर आपको ड्यूटी टू इन्फॉर्म बेलर। अगर उनके सामान किसी भी पर्पज से आपके पास है और अगर वो पर्पज फुलफिल हो गया है तो आप उसको नोटिस दीजिए, ठीक है, इन्फॉर्म कीजिए कि भाई आपके सामान का जो है काम हो गया है, आप सामान ले जाइए। या जो भी उनके सामान में प्रॉब्लम है आप उनको इन्फॉर्म कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको घड़ी दे दी है, ठीक है, और आपको बोले कि भैया मेरा घड़ी खराब हो गया, ठीक कर दो। जब आपने घड़ी देखा तो उसमें देखा कि सेल जो है वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसका, पावर खत्म हो गया है। घड़ी ठीक है, बैटरी का पावर खत्म हो गया, तो आपको लगा कि बैटरी चेंज करना है। तो आपको ये बात बेलर को बतानी चाहिए, इन्फॉर्म करनी चाहिए कि सर आपकी जो घड़ी है उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बैटरी का प्रॉब्लम है, तो बैटरी बदल दूं क्या? ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, किसकी? बेली की। तो ये सारे ड्यूटी में आते हैं। फिर उनके राइट क्या है? तो राइट पहला ये है कि भाई उन्होंने जो काम किया उसके पैसे दीजिए, सीधी बात है, ठीक है। अगर आप पैसे नहीं देते हैं, जितने दिन उनके पास रखोगे सामान, वो आपसे उसका पैसा एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तो उसका पैसा लगा हुआ है उसमें, ऊपर से आप उसके जगह पे अपना सामान छोड़े हुए हो, तो वो लीन उसके ऊपर ले सकता है, ठीक है। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपके ऊपर केस भी कर सकता है, वो राइट टू रिकवरी का भी राइट उसके पास है, ठीक है। तो ये सारे राइट उनके पास होते हैं। फिर ऐसे ही बेलर के पास भी राइट और ड्यूटी है। तो बेलर का राइट क्या है कि भाई मैंने तुमको घड़ी दिया है तो तुम मुझे वापस करोगे घड़ी, ठीक है। ड्यूटी क्या है कि भाई तुमको मैंने घड़ी दिया है तो अगर ठीक कर दिए हो तो मैं तुमको पैसे दूं, ये मेरी ड्यूटी है, किसकी? बेलर की।
तो अगर कभी बेलर या बेली की ड्यूटी पूछे या राइट पूछे तो आपको सीधा घड़ी, ठीक है, और घड़ी का मालिक और घड़ी रिपेयर वाले के बीच का रिलेशन याद कर लेना और छाप देना, ठीक है। एकदम इजी है, कुछ इसमें टफ है ही नहीं। है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, पहले इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको डिस्टिंग्विश पता चलेगा, मतलब डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, जिसमें कोई संभावित नुकसान के लिए, ठीक है, जब हम भरपाई का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, उसने कहा कि भाई आपके कार का इंश्योरेंस ले लो और अगर आपके कार का कभी एक्सीडेंट होगा तो मैं उसमें कॉम्पनसेशन दिलाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी, अपने कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया, एक तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक हो गया LIC का मेंबर एजेंट, ठीक है, वो आपको ये नुकसान भरपाई कराएगा, और एक होता है आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिसको नुकसान अपना क्लेम करना है, तो उसको बोलते हैं जो इसमें क्या बोलते हैं प्रॉमिस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, इधर गया यार, इधर एक सेकंड है, प्रोमिसर इंडेमनीफायर, करेक्ट, और इंडेमनिटी होल्डर को बोलते हैं प्रोमिसी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस कॉजेज बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट लॉस कॉजेज caused by a third party. If loss occurred due to the third party, A must compensate B. ठीक है, तो इंडेमनीफायर का मतलब यहाँ पे LIC एजेंट से समझ लो, ठीक है, और इंडेमनिटी होल्डर का मतलब मैंने उनसे ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कराया है, तो मैं हो गया इंडेमनिटी होल्डर और सामने वाला हो गया इंडेमनिटी फायर, ठीक है, इंडेमनीफायर उसको बोलते हैं। तो हम दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन एसेंशियल अब देखेंगे, यहाँ पे दो पार्टी होता है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी कौन कौन से, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। दूसरे तरफ हम देखेंगे तो दूसरा तरफ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब कि भाई एक बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, जैसे अभी हमने कंटिन्यूइंग गारंटी देखा था, उसने बोला कि भाई उसको चाय पत्ती देते रहना, अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट बना है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, मतलब कर्ज न चुका पाएगा तो मैं दूंगा, ऐसा। यहाँ पे जो होता है वो तीन पार्टी होता है, पहला होता है प्रिंसिपल डेब्टर, ठीक है, दूसरा होता है क्रेडिटर और तीसरा होता है श्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे तीन पार्टी होता है, हो गया। अभी क्या है इसमें, नेक्स्ट हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एग्जाम्पल क्या होगा, बैंक लोन गारंटी, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो संभावित नुकसान भरपाई के लिए होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है कर्ज न चुकाने पर श्योरिटी के द्वारा पैसे दिए जाने का जो है नियम, वही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फैक्ट एंड द प्रिंसिपल लेड डाउन इन कॉलन वर्सेस राइट, ठीक है। तो कॉलन वर्सेस राइट का केस है, 1857 का केस है, इसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस बता देता हूं आपको। राइट एक लैंड एजेंट था, ठीक है,
जो किसी और के जमीन का काम देखता था। वो जैसे मान के चलिए मैं मालिक हूँ, ठीक है, तो मैं अपने जमीन को अगर बेचना चाहता हूँ या खरीदना चाहता हूँ कहीं से, तो मैं अपना एजेंट रखूंगा। मैं हर जगह को तो भागूंगा नहीं, तो मैंने अपने एजेंट रखे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राइट नाम का जो बंदा था, WRIGHT, राइट, एक लैंड एजेंट था जो किसी और के जमीन का काम देखता था, ठीक है। उसने कॉलिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह एक उसको जमीन देगा, मतलब फार्म लैंड देगा, ठीक है, लीज पर। कॉलिन ने बोला ठीक है भाई, तुम उस लैंड को देखभाल करते हो तो हो सकता है तुम्हारे पास उस जमीन का राइट हो, ठीक है। हालांकि वो क्या था, एजेंट था। राइट ने खुद को जमीन के मालिक का एजेंट बताकर, ठीक है, कॉलिन को लीज पर दिया वो फार्म हाउस, वो फार्म लैंड, ठीक है। लेकिन राइट के पास उस जमीन को लीज करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे जो एजेंट बन के राइट ने कहा कि भाई मैं इस जमीन का जो मालिक है उसका एजेंट हूँ, जबकि वो एजेंट था लेकिन वो पावर ऑफ अटर्नी वाला नहीं, ऐसे ही ओरली, जिसके पास पूरा राइट नहीं था, और खास करके जमीन बेचने का या लीज पर देने का तो बिल्कुल राइट नहीं था, ठीक ना। यहाँ पे उसने फ्रॉडुलेंटली बोला कि मैं, मेरे पास जमीन को लीज पे चढ़ाने के भी राइट मेरे मालिक ने दिए हैं, ऐसा उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। ये बात याद रखना, ये मेन इशू है, ठीक है। उसको, उसके पास अधिकार नहीं था लीज पे चढ़ाने का, लेकिन फिर भी उसने दे दिया। जब जमीन मालिक को पता चला कि उसने लीज पे दे दिया है, तो वो उसने मना कर दिया कि भाई मैंने तो उसको जमीन को लीज पे देने का राइट ही नहीं दिया था, तो तुमको तुमको मैं कैसे जमीन को लीज पे दे दूं। हालांकि पैसे वगैरह जो थे कॉलिन ने राइट को दे दिए थे, तो उसको बहुत नुकसान होता है, ठीक है, इसके कारण, क्योंकि उसको जमीन भी नहीं मिला और उसके पैसे भी चले गए, ठीक है। तो इशू क्या होता है, क्या एक एजेंट को उसके नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है। उसकी गलती जानकारी के वजह से किसी पार्टी को नुकसान हुआ हो उस केस में, ठीक है। और यहाँ पे सही बात है, कॉलिन को तो नुकसान हुआ था, ठीक है, और गलती किसकी थी, गलती था एजेंट का। तो क्या यहाँ पे एजेंट के ऊपर बिल फट सकता है, सवाल ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने राइट को दोषी माना। कोर्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति खुद को एजेंट बताता है, ठीक है, तो वह सामने वाले को यह भरोसा दिलाता है, ठीक है, मतलब वारंटी हो जाता है उसका कि वो बंदा सही में उस मालिक का एजेंट होगा, क्योंकि वो जमीन पे काम दाम कर रहा है, तभी तो वो अपने आप को एजेंट बता रहा था ना, ठीक है। और उसके पास अधिकार हो ऐसा हम मान सकते हैं अगर वो खुद को एजेंट बोलता है तब। अगर बाद में ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा राइट नहीं था, फिर भी उसने किसी के साथ ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी माना जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे कॉलिन को जिम्मेदार ठहराया गया, राइट को, ठीक है। यही है आपका ओवरव्यू इस केस का। क्वेश्चन नंबर है 36, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी ही बताया था मैंने जब अपन डिस्टिंग्विश पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो मैंने बताया था कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वहां पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अपने आप को श्योरिटी के तौर पर बैंक के सामने रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पार्टी होता है, एक क्रेडिटर होता है मतलब बैंक जो पैसे देगा, एक होगा डेब्टर, प्रिंसिपल डेब्टर जो पैसे लेगा, और एक होगा गारंटर जिसको हम श्योरिटी बोलते हैं कि भाई ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो ये तीन पार्टी रहते हैं, तीनों मिलकर बैंक में डील करते हैं, तीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। जब डेब्टर पैसा नहीं देगा तो श्योरिटी पैसा देगा, यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑफ अ पार्टनर।
मतलब पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला राइट तो यह है कि भाई पार्टनरशिप में आप जो मैनेजमेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करने का आपके पास राइट रहेगा, ठीक है। पहला राइट ये है। दूसरा राइट है राइट टू बी कंसल्टेड। आपको कोई भी पार्टनरशिप में कोई भी काम होगा तो आपके साथ कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। कोई भी डिसीजन होंगे तो आपका उसमें रोल रहेगा, ये भी आपके पास राइट है। तीसरा है राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म के डॉक्यूमेंट है, अकाउंट है, वो आपको इंस्पेक्ट करने का राइट रहेगा। फिर है राइट टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो शेयर करने का भी राइट आपके पास होता है। फिर है राइट टू बी रीइंबर्स। मतलब आपने पार्टनरशिप में कोई पैसे वगैरह लगाए हैं, ठीक है, एक्सपेंस वगैरह लगा है तो आप रीइंबर्स भी करने के अधिकार रखते हो, ठीक है। राइट टू इंडेमनिटी। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म फॉर एक्ट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एनीथिंग डन टू प्रोटेक्ट द फर्म, ठीक है। ये भी राइट आपके पास है। फिर है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल लगा हुआ है फर्म में उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी राइट आपके पास रहता है। तो ये सारे राइट्स आपको कुल मिला के मिलते हैं। रिटायर करने का भी राइट है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का भी राइट है, ठीक है। ये सारे राइट आपको पार्टनरशिप फॉर्म के तहत, पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको मिलते हैं एज अ पार्टनर, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। जब किसी एजेंट को आप हायर करते हो तो वो कैसे टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो कैसे टर्मिनेट होता है? पहला तो भाई कि भाई आप जो है दोनों पार्टी सहमति से टर्मिनेट कर लो कि भाई हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था अब मुझे तुमको एजेंट नहीं रखना है, खत्म कर लीजिए, हो गया, आपके ऊपर है, ठीक है। तो बाय एग्रीमेंट भी आप खत्म कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि अब नहीं मुझे आपको एजेंट के तौर पे रखना है, रिवोक करना है, तो आप रिवोक भी कर सकते हैं। तो बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है, बाय रिवोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कोई पार्टी डेथ हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मालिक हूँ, मैंने एजेंट को रखा था, अगर मैं मर गया तो खत्म हो गया ना कहानी। अब एजेंट किसके यहाँ काम करेगा, तो वो दूसरा ढूंढेगा। तो ऐसे भी ऑपरेशन बाय लॉ भी आपका जो एजेंसी होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। अगर प्रिंसिपल जो है बैंकक्रप्ट हो जाता है तो भी आपका एजेंसी वो हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन लॉ और इम्पॉसिबिलिटी। अगर मैंने आपको एजेंट के तौर पे हायर किया है, ठीक है, और मुझे लगता है कि अब आपको एज एन एजेंट नहीं रखना है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप जो है टर्मिनेट कर सकते हो उस एजेंसी को। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस भी आते हैं, ठीक है, जिसके आधार पे आप एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। अगर आप किसी काम के लिए स्पेसिफिकली एजेंसी बनाए हो, एजेंट को रखे हो और वो काम पूरा हो गया तो भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आप काम होने के बाद भी टर्मिनेट कर सकते हो, कोई ऐसा सरकमस्टांसेस है तो भी टर्मिनेट कर सकते हो। अगर कोई प्रिंसिपल या जो एजेंट है मर गया तो भी टर्मिनेट हो सकता है। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गया तो भी रिवोक हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। बाय एग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो सकता है, और अगर रिवोक करना चाहो तो बाय रिवोकेशन भी एजेंसी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। सवाल कोई टफ नहीं है, अगर आप समझ जाओ ना तो बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के राइट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इंडेमनिटी होल्डर का मतलब कौन होता है? जिसने लॉस सहा हो, ठीक है, मतलब जिसको लॉस हुआ है। और इंडेमनिटी फायर का मतलब कौन होता है? जो आपको आपके लॉस का मुआवजा देगा। ये हमेशा याद रखना। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इंडेमनिटी होल्डर के राइट बताइए। तो इंडेमनिटी होल्डर के राइट का मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसके राइट बताइए। तो उसके क्या क्या राइट होंगे? तो पहला राइट है
राइट टू रिकवर लॉस फ्रॉम इंडेमनिफायर। मतलब आपने बोला था कि भाई गाड़ी कभी डैमेज होगा तो मैं तुमको उस गाड़ी का कंपनसेशन दूंगा, मुआवजे का, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ रहेगा। आपका हो गया लॉस, तो अब आप जो है रिकवर करोगे इंडेमनिफायर से, मतलब जिसने आपको बोला था, तो आपको लॉस रिकवरी का राइट है। दूसरा, राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट। एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि मैंने किसी से कार खरीदे थे, उसने कहा था कि भाई ये कार जो है मैं आपको बेचता हूँ, इन फ्यूचर इस कार को लेके कोई भी आपको नुकसान हो तो मैं उसका भरपाई करूंगा। और कार लेने के कुछ दिनों बाद जो है एक बंदा केस कर देता है कि ये कार उसका है। अब उस कार को बचाने में और मेरे को खुद को बचाने में कोर्ट का, वकील का खर्चा आया, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेज होगा उस कार के कॉन्टेक्स्ट में मैं सब उससे वसूल कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस ये भी आपके राइट हैं। फिर है रिकवर, राइट टू रिकवर डैमेजेस। अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, आपने लॉस सफर करा है, तो ये भी आप वसूल सकते हो, ठीक है। राइट ऑफ सबरोगेशन, आफ्टर पेइंग द लॉस द इंडेमनिटी होल्डर कैन स्टैंड इन द शूज ऑफ द इंडेमनिफायर टू रिकवर फ्रॉम द पार्टी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होता है वो कहां तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के अंदर का पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखिए, A limited liability partnership is a hybrid between a partnership and a company, offering limited liability to its partner while allowing flexibility of internal management like a partnership. अब यहाँ पे लाइबिलिटी एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है, तो देखिए, एलएलपी में लाइबिलिटी की सीमा केवल जो है एलएलपी के प्रॉपर्टी तक ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि एलएलपी में कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, तो उसके लिए कोई पार्टनर इंडिविजुअली लाइबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अगर किसी पार्टनर के कारण कोई नुकसान हुआ है कंपनी में, ठीक है, किसी पार्टनर के किसी गलती के कारण कोई नुकसान हुआ है, तो कोई पार्टनर उसी में अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको भरपाई नहीं करेगा। ये पहला है इसमें लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एलएलपी जो होता है एक इंडिविजुअल लीगल यूनिट होता है, मतलब पार्टनर सिर्फ अपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उतना ही लाइबल होगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा पार्टनर गलती से, ठीक है, कोई नुकसान कर देता है तो उसके लिए वो दूसरा पार्टनर जो है पर्सनली लाइबल नहीं माना जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर आर ओनली लाइबल टू देयर कैपिटल शेयर, ठीक है। एलएलपी डेब्ट, अगर एलएलपी के अंदर मतलब फर्म के नाम पर कोई डेब्ट है, ठीक है, तो फर्म के लोग उसको चुकाएंगे, ठीक है, लेकिन फर्म के लेवल पर ही। अब ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी का कंगन लाके आपको आपके फर्म के लिए वो कर्ज चुकाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो पर्सनल एसेट्स किसी भी एलएलपी फर्म के डेब्ट को रिकवर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। डेब्ट एलएलपी का है तो उसके जो नुकसान में जाएंगे वो एलएलपी के एसेट्स ही जाएंगे, किसी पार्टनर के इंडिविजुअल पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एलएलपी में एजेंट जो होता है, ठीक है, वो अगर किसी मतलब पार्टनर के किसी भी गलती के कारण, ठीक है, कोई नुकसान होता है तो जो एलएलपी है वो खुद में रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई इंडिविजुअल अलोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और वो कोई इंडिविजुअल अलोन अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको भरपाई नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यही है एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी अंडर लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है।
मैं वापस से पढ़ भी देता हूँ थोड़ा सा, जो आपको समझ में आए। देखिए, एन LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी from its partner. It can own property, sue and be sued in its own name. The LLP itself is liable for its debt and obligation independently of its partners. Liability of partner, limited liability. Partner are not personally liable for the debt or obligation for the of the LLP. ये अभी ही मैंने बताया, ठीक है। Their liability is limited to the amount agreed to the contribute to the LLP. ये भी मैंने बताया कि उसने जो भी अपने कैपिटल शेयर लगाए होंगे उसी के अनुपात में उसका जो है लाइबिलिटी रहेगा, उसके लिए उसको पर्सनल एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइबिलिटी फॉर wrongful act. If a partner is personally a partner is personally liable if they authorize wrongful act, fraud और misconduct. अगर कोई पार्टनर ने wrongful या fraudulent या misconduct किया है तो वो personally liable होगा। Liability arises only for the act done with knowledge or consent of the partner, not for innocent action of the partner. ठीक है, अगर कोई पार्टनर ने इनोसेंटली कोई काम किया है तो उसके लिए वो इंडिविजुअल लाइबल नहीं होगा। अगर कोई फ्रॉड या मिसकंडक्ट उसने किया है तब उसके लिए वो पार्टी पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है। थर्ड पार्टीज कैन क्लेम ओनली अगेंस्ट द LLP, नॉट पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। मतलब कोई उसमें डेब्ट है या किसी से कोई पैसे लिए गए हैं तो वो LLP के अगेंस्ट ही क्लेम कर सकता है। किसी पार्टनर के पर्सनल एसेट्स से क्लेम करने की अगर उनका इरादा है तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड अंडर LLP ऑपरेशन, ठीक है। LLP ऑपरेशन के तहत पार्टनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है वो प्रोटेक्टेड माना जाता है, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 41। डिफरेंशिएट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या होता है? किसी व्यक्ति के पास जब अपना सामान किसी पर्पज के लिए छोड़ते हैं वो कहलाता है बेलमेंट। इसके अंदर दो पार्टी होता है, एक होता है बेली जो किसी का सामान लेता है किसी पर्पज के लिए, और एक होता है बेलर जो अपना सामान किसी के पास रखता है किसी पर्पज के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैंने अपनी घड़ी जो है कैरोलिन मैडम को दी है, ठीक है, कि आप मेरा घड़ी रखो रिपेयर के लिए या किसी भी पर्पज के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरा और कैरोलिन मैडम के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो हुआ, मैंने अपना घड़ी दिया है कैरोलिन मैडम को, तो मैं यहाँ पे बेलर हूँ और कैरोलिन मैडम किसी पर्पज से मेरा घड़ी रखे हैं तो वो हो गए बेली। ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका प्लेज। प्लेज क्या होता है? किसी व्यक्ति से जब आप कर्ज लेते हैं और कर्ज के बदले कुछ वैल्यूएबल सामान गिरवी रखते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को प्लेज कहा जाता है, ठीक है। प्लेज में दो पार्टी होता है, एक होता है पावनी और एक होता है प्लेजर, ठीक है। मतलब पावनी और पाउनर बोलते हैं उसको। पावनी का मतलब होता है बैंक या साहूकार जो आपको कर्ज देगा, ठीक है, और पाउनर का मतलब होता है जो अपना सामान गिरवी रखता है। तो बेलमेंट और प्लेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आपको पूछ रहा है कि डिफरेंशिएट करें। पहला सवाल आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ रहा था। तो डिफरेंशिएट में क्या होगा कि बेलमेंट में जो होता है आपको किसी सर्विस के लिए सामान दिया जाता है, ठीक है, जबकि प्लेज में सर्विस के लिए नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी के लिए आपको कोई सामान दिया जाता है, ठीक है। बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है,
ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। सेम प्लेज में भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, बेलमेंट में फिर आए तो बेलमेंट में बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, ठीक है, एंड डील विद देम अकॉर्डिंग टू बेलर्स इंस्ट्रक्शन। बेलमेंट में जो बेली होता है, बेली का मतलब जिसने सामान अपने पास रखा है किसी काम के लिए, उसको 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 उसका सामान देना पड़ेगा वापस, वो पर्पज हो जाने के बाद। कैरोलिन मैडम ने मेरा सामान लिया था, घड़ी लिया था, मेरा जब घड़ी का काम हो जाएगा तो कैरोलिन मैडम मुझे वापस कर देंगी वो। ठीक है, जबकि प्लेज में क्या होता है, प्लेज में अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो उसका जो सामान वहां पे जमा है वो उसको बेच भी सकता है। ठीक है, बेलमेंट में रिटर्न करेगा, प्लेज में सामान बेच भी सकता है, ये अंतर है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया आपको बेलमेंट का कि भाई कोई सामान किसी के पास रिपेयर करने के लिए दिए हैं तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो बेलमेंट होगा, और प्लेज में जब हम किसी से कोई लोन लेते हैं और लोन के बदले कोई सामान देते हैं तो वो हमारा प्लेज का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट समझ में आया। अब यहाँ पे पूछ रहा है जनरल और पार्टिकुलर लीन। तो लीन का मतलब सबसे पहले समझ लो कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर जब आपने, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि कोई बंदा है जो आपको किसी लोन के बदले सामान दिया है, ठीक है, तो अब जब तक वो बंदा लोन का पैसा नहीं चुकाएगा तब तक आप पैसे सामान नहीं दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस सामान पे आपका क्या है, लीन है, अधिकार है कि भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए तब मैं आपको आपका सामान दूंगा, तो ये लीन हो गया। तो लीन दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है पर्टिकुलर। जनरल लीन का मतलब है कि आपने कोई फ्यूचर में पैसे लिए थे और आपने वो पैसा नहीं चुकाया है और मुझे वो पता है कि आपने वो पैसे नहीं दिए, बाद में आप आए वापिस से और मेरे पास कोई सामान गिरवी रखा, ठीक है, और उसके बदले आपने सामान लिए, आपने इस बार का पैसा दे दिया लेकिन पहले बार का पैसा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं आपके इस सामान को रोक के रख सकता हूं कि भाई तुमने पहले भी लोन लिया था, वो पैसा नहीं दिया है, जब तक वो पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हारा सामान नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पहले का बाकी है, ठीक है, और माल अभी का रोक के रखा है, तो ये जनरल लीन हो जाता है। जनरल लीन का मतलब ट्रांजैक्शन कोई भी हो, सिक्योरिटी आप रोक के रख सकते हैं। पर्टिकुलर लीन का मतलब है कि भाई जिस ट्रांजैक्शन के साथ जो लीन मिला है आपको, आप उसी ट्रांजैक्शन पे उसका राइट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप फ्यूचर में कोई हुआ था उसके लिए आप सामान रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि आपको बेलर के लीन, ठीक है, और पावनी के राइट के बारे में डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो बेलर का लीन क्या होगा, बेलर का लीन यही है कि भाई जब आप कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखते हो, किसी का घड़ी ठीक करने के लिए रखे हो, ठीक है, तो जब तक आपको घड़ी नहीं दिया जाएगा तब तक आप पैसे नहीं दोगे, या आपको जब तक आपको घड़ी का पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप घड़ी नहीं दोगे, वैसे वर्षा है। समझ रहे हो, मतलब मान के चलिए मैंने घड़ी दिया कैरोलिन मैडम को, ठीक है, अब कैरोलिन मैडम ने घड़ी ठीक कर दिया तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं पैसे दूं, और कैरोलिन मैडम का उस घड़ी पे लीन है कि भाई मेरे को पैसा मिलेगा तभी घड़ी दूंगा। ठीक है, अब मेरे तरफ आते हैं वैसे वर्षा में, जब तक आप मेरा घड़ी नहीं दोगे मैं पैसा नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। मैंने आपको घड़ी दिया था, ठीक करने के लिए दिया था, तो तुम घड़ी दोगे तभी तो पैसा दूंगा ना। ठीक है, तो ये लीन हो गया, तो ये वैसे वर्षा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है पावनी के राइट के बारे में बताइए। तो पावनी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेज में आता है, हमेशा याद रखना, और बेलर और बेली का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बेलमेंट में आता है। दोनों में ही आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ये भी आपको पता है
प्लेज में भी आप सामने वाले को सिक्योरिटी के तौर पे सामान रखते हो, बेलमेंट में भी आप सामने वाले को सामान रखते हो, लेकिन रिपेयर करने के लिए किसी पर्पज से, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में सामने वाले के पास तो आपका प्रॉपर्टी है ना, समझ रहे हो। तो दोनों ही सूरत में दोनों के पास क्या क्या राइट है आपसे ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो बेलमेंट में बेलर के पास राइट होगा उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, प्लेज में पावनी के पास राइट होता है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, ठीक है। तो दोनों ही जो होता है दोनों के पास राइट होता है। पावनी के पास ये राइट होता है, पावनी का मतलब क्रेडिटर, उसके पास भी तो आपका सिक्योरिटी वाला सामान है, तो उसके पास एक खास राइट होता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके सामान को वो बेच भी सकता है। पावनी का राइट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जबकि बेलर के पास इतना राइट नहीं है। आपको अगर माल नहीं मिला है, आपको अगर पैसा नहीं मिला है, तो वो आपके सामान को रोक के रख सकता है, बेच नहीं सकता। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेलर्स के राइट और पावनी के राइट का डिफरेंस आपसे पूछ रहा था, ये भी आपको मैंने अभी समझा दिया। नंबर 42 है हमारा, डिस्कस द different modes of discharge of the liability of surety। ठीक है, आप लोगों को हमने बताया था श्योरिटी क्या होता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे 3 पार्टी होता है। एक होता है जो कर्ज लेता है, दूसरा होता है जो कर्ज देता है, और तीसरा होता है जो गारंटी लेता है, ठीक है, कि भाई उसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि वो जो तीसरा गारंटर है, श्योरिटी है, उसको कब कब डिस्चार्ज किया जा सकता है उसकी लाइबिलिटी से, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज कैसे कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहला है बाय रिवोकेशन। अगर श्योरिटी रिवोक कर दे कि भाई मुझे अब इसमें गारंटर के तौर पे नहीं रहना है, ठीक है, और वो क्रेडिटर को नोटिस दे दे, तो वो अपने आप को वहां से साइड कर सकता है, उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता है। दूसरा है आपका, जब क्रेडिटर ने डेब्टर को रिलीज कर दिया, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी से, तो भी आपका जो श्योरिटी का लाइबिलिटी है वो खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर ने जिसने पैसे दिए कर्जदार को, उसने खुद से रिलीज कर दिया उसको कि ठीक है जा भाई अब मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो जब आपने खुद से उसको रिलीज कर दिया तो फिर गारंटर का क्या ही रोल रहेगा, गारंटर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, जब श्योरिटी के कंसेंट के बिना क्रेडिटर ने डेबिटर को टाइम एक्सटेंड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे राजू ने कर्ज लिया था बैंक से 3 महीने के लिए, मैं गारंटर बना था कि ठीक है भाई 3 महीने के बाद वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। बैंक ने क्या किया, राजू के साथ मिलकर राजू को उस 3 महीने के ड्यूरेशन को 1 साल में कन्वर्ट कर दिया कि भाई अब तुम 1 साल तक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं श्योरिटी बना था सिर्फ 3 महीने के लिए, अब बैंक ने सामने से उसको बिना मेरे कंसेंट के उसको 3 महीने से 1 साल कर दिया, तो मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी जो होता है एज ए श्योरिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने उसको जो टाइम एक्सटेंड किया है वो रिस्क बढ़ाने का काम किया है, ठीक है, तो उसमें मैं लाइबल नहीं रहूंगा, सिंपल सी बात है। फिर है, अगर जब श्योरिटी के कंसेंट के बिना क्रेडिटर ने डेबिटर को और एक्स्ट्रा पैसे दिए हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लोन लेने के समय पे गया था एज ए श्योरिटी और लोन लिया था 1 लाख का, ठीक है, मैं गारंटर बन गया। अब बैंक ने क्या किया, उसको 1 लाख के साथ ही 2 लाख और बाद में दे दिए, ठीक है, कि भाई 1 लाख तुम चुका ही रहे हो, तुमको 2 लाख और चाहिए तो ले लो, ये भी चुकाते रहना। अब यहाँ पे मेरी जो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैंक ने बिना मेरे कंसेंट के उसके 1 लाख के अमाउंट को 2 लाख और दे के एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। तो मेरा रिस्क यहाँ पे और बढ़ गया। तो जहां पे श्योरिटी के रिस्क उसके कंसेंट के बिना बढ़ जाए, वहां पे उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है।
ठीक है। और अगला कंडीशन ये भी है कि अगर डेबिटर ने 1 लाख रुपए लिए थे और उसने क्रेडिटर को 1 लाख रुपए चुका दिए तो भी यहाँ पे श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी केस में डेबिटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी श्योरिटी का डिस्चार्ज होना फिक्स हो जाता है, क्योंकि लॉ में ऐसा प्रावधान है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां पे श्योरिटी जो है एज अ गारंटर अपनी लायबिलिटी को खत्म कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, मतलब दोनों एक ही सवाल है, उसमें डिफरेंस भी पूछ रहा है और डिफाइन करने भी बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। यहाँ पे अभी जो एग्जांपल बताया था कि बैंक ने राजू को लोन दिया, ठीक है, और सुजीत राजू के तरफ से गारंटर के तौर पे गया कि आप राजू को लोन दीजिए, लोन नहीं चुकाएगा तो मैं दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, श्योरिटी हो गया। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है क्रेडिटर, डेबिटर और गारंटर के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या पूछ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई बंदा किसी को किसी नुकसान के होने के बाद, ठीक है, उसके नुकसान भरपाई के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा है जिससे आपने कार खरीदे, उसने बोला कि भाई ये कार के साथ तुमको मैं ये भी सुविधा देता हूँ कि इस कार के साथ कोई भी नुकसान होगा तुम्हारा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का, और वो इस कार से जुड़ा होगा तो मैं उसके बदले उसको पैसा दूंगा, वो कंपनसेशन मैं भरूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाद में क्या होता है, कोई बंदा आया और वो बोलता है कि भाई ये कार तो मेरा है और उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, अब उस कार से अराइज होने वाले जो भी नुकसान हैं मैं उस सामने वाले से क्लेम कर सकता हूँ, चाहे वो वकील को हायर करना हो, कोर्ट के एक्सपेंसेस हो। ठीक है, क्योंकि वो कार से अराइज हुआ है और सामने वाले ने कार पे मेरे को ये इंश्योर करके दिया था कि कोई भी क्लेम होगा तो मैं तुमको दूंगा, तो यहाँ पे मैं उससे वसूल सकता हूँ। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके बीच, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। ठीक है, तो नुकसान भरपाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखा कि 3 पार्टी होता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होता है। एक होता है इंडेमनीफायर जो कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है, और जो एक होता है इंडेमनिटी होल्डर जो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए दोनों के डेफिनेशन भी और दोनों के अंतर भी हो गए मोटे मोटे। थोड़ा सा और अंतर बता देता हूँ, नीचे अंतर और दिया हुआ है। पहला, डेफिनेशन के आधार पे अंतर तो बता दिया मैंने, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है वो किसी पैसे के लेन देन में जब गारंटी के तौर पे हम देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, जब कोई बंदा किसी पर्टिकुलर गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रॉमिस करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप उस प्रोमिसर से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा अंतर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होता है। पहला क्रेडिटर जो लोन देगा, दूसरा डेब्टर जो लोन लेगा, और तीसरा गारंटर जो लोन के लिए गारंटी देगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होता है। एक होता है इंडेमनीफायर जो कॉम्पनसेशन देगा, और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर जो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है उसमें कुछ पेमेंट सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टी जो होता है वो गारंटी लेता है। ठीक है, अगर वो पेमेंट नहीं दे पाता है, फेल हो जाता है, तो फिर गारंटर को वो पैसा भरना पड़ता है। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि अगर कोई लॉस सफर होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो सामने वाली पार्टी उसको उस लॉस का कंपनसेशन देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स ने बोरो किए मनी और वाई ने गारंटी लिया था, श्योरिटी था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर हम बात करें तो एक्स प्रॉमिस करता है कि ये पर्टिकुलर सामान तुम लोगे तो इसके साथ जो भी नुकसान होगा मैं तुमको उसका कॉम्पनसेशन दूंगा। ठीक है, अब कल को उस सामान में आग लग जाता है या कुछ भी हो जाता है और मेरे को नुकसान होता है तो मैं सामने वाले से क्लेम कर सकता हूँ। तो इंश्योरेंस जो हम क्लेम करते हैं किसी में, तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 43 भी समझ में आया होगा। नंबर 44, स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो एसेंशियल क्या है एजेंसी का? एजेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रिंसिपल का मतलब होता है ओनर, किसी एजेंट को हायर करता है अपने किसी काम के लिए। ठीक है, तो उन दोनों के बीच जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एजेंसी के लिए क्या क्या जरूरी है। तो एजेंसी के लिए जरूरी ये है कि दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब करते हैं? जब दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होता है। अब कोई एक पार्टी माइनर है, कर सकते हैं क्या एजेंसी? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम एजेंसी कैसे करेंगे? समझ रहे हो? तो दोनों पार्टी का कॉम्पिटेंट होना एसेंशियल होता है एजेंसी के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट में देखा होगा कि कंसेंट जो होता है वो वॉलंटरी होना चाहिए, न किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ठीक है, न किसी भी तरीके का थ्रेट होना चाहिए, न किसी भी तरीके का कोवर्जन होना चाहिए। राइट, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे एजेंसी के लिए भी वो चीजें जरूरी होंगी। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी की जरूरत होती है, कोई एक पार्टी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी जब हम एजेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो पार्टी होना चाहिए। दो पार्टी में एक पार्टी होगा प्रिंसिपल और एक पार्टी होगा एजेंट। ठीक है, ये कंपलसरी है। हमने समझा दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, हमने समझा दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए, हमने समझा दो पार्टी होने ही चाहिए, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। ये तीन एसेंशियल हमने समझ लिया। ठीक है, फोर्थ एसेंशियल है प्रिंसिपल का कंट्रोल उसके एजेंट पे होगा, क्योंकि हम एजेंट को हायर कर रहे हैं ना। एजेंट हमें हायर नहीं कर रहा है, हम एजेंट को हायर कर रहे हैं। मतलब हम मालिक हैं, वो हमारे यहाँ पे एज अ नौकर काम कर रहा है। तो मालिक का काम जो है एजेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है कि मैंने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचना है तो उसको बिकवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने उसी के लिए उसको हायर किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का कंट्रोल जो होता है उसके एजेंट पे होगा ही होगा, ये एसेंशियल है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एसेंशियल, एजेंट के काम करने के पर्पज, ठीक है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में होंगे। मतलब मैंने एजेंट को हायर किया तो एजेंट मेरे फेवर में, मेरे इंटरेस्ट में जो भी काम करेगा वो होना चाहिए, मेरे अगेंस्ट वो कोई भी काम नहीं करेगा। ये एजेंसी का मेन एसेंशियल है। ठीक है, इसके बाद है दोनों पार्टी के बीच जो रिलेशन होंगे वो बाइंडिंग और लीगल होगा। ठीक है, मैंने अपने एजेंट को बोला कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है और मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। अब एजेंट
लाइबल है, ठीक है, बाइंडिंग है उसके लिए कि वो मेरे दिशा निर्देश के हिसाब से ही काम करे। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से जो सही लगे वो कर दिया, नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर जो ये क्या बोलते हैं आपके एजेंट होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया कि एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में काम करेगा, पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी एक मेन एसेंशियल होता है। तो ये कुछ एसेंशियल हैं जो एजेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि ड्यूटी ऑफ एन एजेंट बताइए कि ड्यूटी क्या क्या होगा किसी एजेंट का प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। जो भी प्रिंसिपल बोलेगा एजेंट की ड्यूटी है कि उसको वो फॉलो करे। दूसरा, ड्यूटी टू एक्ट विद केयर। जो भी प्रिंसिपल ने आपको काम दिए हैं, आपको केयरफुली वो काम करने हैं, ये आपकी ड्यूटी है। तीसरा, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। प्रिंसिपल ने आपको कोई काम दिए हैं तो एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो गुड फेथ में काम करे, बोनाफाइड वे में काम करे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हो कि बेईमानी के नियत से प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाने की नियत से हो। फोर्थ, ड्यूटी टू कीप अकाउंट मेंटेन एंड प्रॉपर। आपको जो भी काम दिए गए हैं उसका आपके पास पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, यह आपकी ड्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। आपको प्रिंसिपल ने किसी प्रॉपर्टी के लेन देन में एजेंट बनाया, आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा 10 करोड़ में, ठीक है। आपने एजेंट प्रिंसिपल को बताया कि उसको मैंने 9.5 करोड़ में बेचा और आपने 50 लाख का सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, ये गलत है, ठीक है। आपको जो भी इसमें ट्रांजैक्शन होंगे वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। आप किसी भी तरीके का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। फिर है नेक्स्ट ड्यूटी टू कम्युनिकेट। आपको प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करके ही कोई भी डील या किसी भी बिजनेस में कोई भी ऐसा मैटर है तो आपको अगला स्टेप लेना है, ठीक है। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप जो भी काम करेंगे प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में काम करेंगे, आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी, ठीक है। कंडीशन और वारंटी क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशन क्या होता है, डेफिनेशन, और वारंटी क्या होता है, फिर हम एसेंशियल उसके देखेंगे तो अपने आप डिफरेंस जो है निकल के सामने आएगा। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो है एसेंशियल एलिमेंट होता है। अगर कंडीशन पूरा नहीं होता है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो डील को कैंसिल करके अपने पैसे वापस ले ले। एग्जाम्पल के तौर पे आपने दुकानदार को बोला कि भाई मुझे पैराशूट का कोकोनट ऑयल भिजवा देना मेरे घर पे, ठीक है। दुकानदार ने क्या किया, आपको पैराशूट के बदले किसी और कंपनी का, जो उल्लासनगर में बनते हैं बहुत सारे डुप्लीकेट कंपनी है, तो उसका वो कोकोनट ऑयल भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें कंडीशन क्या था कि उसको पैराशूट का कोकोनट ऑयल चाहिए, ठीक है। जबकि दुकानदार ने उसके कंडीशन को वायलेट किया, उसने पैराशूट के बदले किसी और कंपनी का कोकोनट ऑयल भेज दिया। अब यहाँ पे उस जो परचेजर है उसके पास ये राइट है कि वो उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दे, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये है कंडीशन। तो कंडीशन का मतलब ये एसेंशियल था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर वो उस एसेंशियल को फुलफिल नहीं करेगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और उसने यहाँ पे किया भी। उसको पैराशूट का तेल चाहिए था, उसने नहीं भेजा, और ये मेन एसेंशियल था, मेन कंडीशन था, उसने फुलफिल नहीं किया, उसने कैंसिल कर दिया, भाई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ये होता है कंडीशन। वारंटी क्या होता है,
वारंटी किसी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट के क्वालिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर जो ट्रस्ट होता है वो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वो वारंटी के तौर पे आपको दिया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। आपने फोन खरीदा, ठीक है, और आपको दुकानदार ने कहा कि इस फोन की बैटरी आपको 1 साल तक चलेगा और खराब 1 साल तक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 6 महीने के बाद आपकी बैटरी जो है खराब हो जाती है। अब यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते कि भाई मुझे फोन नहीं चाहिए, तुम अपना फोन ले लो, मुझे पैसे दे दो ना। ये जो वारंटी आपको मिला था उसके आधार पे आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन हाँ आप उस दुकानदार को एज अ वारंटी ये बोल सकते हैं कि ये बैटरी आपकी खराब हो चुकी है, मुझे इसको रिप्लेस करके दो या इसको रिपेयर करके दो, ठीक है। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वारंटी। यहाँ पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सीधा सीधा कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ आपके जो भी राइट्स हैं, जो भी आपको नुकसान हुआ है उसका क्लेम आपको करने का अधिकार मिल सकता है। ये वारंटी होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद हमें डिफरेंस बताना है तो अपने को 2-4 पॉइंट और बताना पड़ेगा। तो सबसे दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कंडीशन होता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन एसेंशियल होता है, ठीक है। इसके आधार पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, जबकि वारंटी में ये मेन एसेंशियल नहीं होता है, ठीक है, ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी का मतलब जैसे मैंने बताया कि आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आपका कोई भी क्लेम अराइज होता है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे मेरा बैटरी खराब हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसको रिप्लेस करो या रिपेयर करके दो, क्योंकि आपने 1 साल की वारंटी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है कंडीशन और वारंटी में। कंडीशन के अंदर ब्रीच अलाउज द एग्रीव्ड पार्टी टू रिजेक्ट द गुड्स और क्लेम डैमेजेस, ठीक है। कंडीशन में आप सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि भाई तुमने कंडीशन वायलेट किया है, मैं ये ट्रांजैक्शन रिजेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पैराशूट का तेल चाहिए और उसने किसी और कंपनी का भेज दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए भाई मुझे, ठीक है। जबकि वारंटी में अगर ये वारंटी ब्रीच होता है तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते सीधा कि भाई मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए, ले लो, नहीं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज वैलिड रहेगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा, आपका क्लेम अराइज हो जाएगा बस, ठीक है। फिर है आपका कंडीशन में गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड ऑन टाइम और ऑन स्पेसिफिक पर्पज या ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि भाई मैंने बोला कि मुझे पैराशूट का तेल चाहिए तो आपको पैराशूट का ही तेल भेजना है। मैंने बोला कि भाई मुझे ये सामान 30 तारीख तक ही चाहिए क्योंकि मैं 31 तारीख को गांव जा रहा हूं। अब आपने 30 तारीख को माल नहीं भेजा, मतलब आपने कंडीशन वायलेट कर दी, अब मैं आपके माल नहीं लूंगा, सीधा रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कंडीशन का एग्जाम्पल। फिर आपका वारंटी का है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया था कि आपने बोला 1 साल तक बैटरी खराब नहीं होगी, 6 महीने में खराब हो गया तो आप मुझे रिप्लेस या रिपेयर करके दे दो, ठीक है। कंडीशन जो होता है वो फंडामेंटल टर्म होता है, फंडामेंटल कंडीशन होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को रखना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। जबकि वारंटी जो होता है वो सब्सिडियरी टर्म होता है, वो फंडामेंटल टर्म नहीं होता कि आप सीधा रिजेक्ट कर दोगे, नहीं, आपके लिए वो सब्सिडियरी टर्म है, मतलब आप वो कंपनसेशन या जो डैमेजेस है वो क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, डिस्कस द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अभी ही मैंने बताया था एजेंसी के बारे में कि एजेंसी क्या होता है और कब कब टर्मिनेट हो सकता है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस किस तरीके से आप एजेंट को हायर कर सकते हो और किस किस तरीके से आप उस एजेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मुझे कोई एजेंट रखना है तो मैं एजेंट के साथ एग्रीमेंट करके उसको हायर कर सकता हूँ। ठीक है, हो गया एजेंट हायर, तो हमने अपॉइंट कर लिया, ये भी एक तरीका का अपॉइंटमेंट है। दूसरा होता है बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एजेंसी अराइज फ्रॉम कंडक्ट, सर्कमस्टांसेज और ट्रेड यूसेज even without express words. A shop manager regularly sell goods on behalf of the owner. The owner accepts this practice. ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए कोई दुकानदार है, ठीक है, उसने मैनेजर रख रखे हैं। अब मैनेजर हर दिन कोई सामान बेचता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे जो एजेंसी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ वो इम्प्लाइड है कि भाई वो मेरा बंदा है, मेरे यहाँ पे काम करता है, वो हमेशा से माल बेच रहा है। ठीक है, तो जो भी माल बेचा होगा वो सही ही बेचा होगा, उसके लिए उसको अलग से कोई मतलब एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा एजेंट है, यही माल बेचेगा, नहीं। जब वो मेरे यहाँ पे मैनेजर है और वो माल बेचने का ही काम कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली मेरे एजेंट ही है। ठीक है, और वो उसके ऊपर इम्प्लाइड हो जाता है वो कंडीशन जो एजेंट के ऊपर अप्लाई होता है। तीसरा है बाय रेटिफिकेशन। बाय रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने किसी बंदे को हायर किया, ठीक है, अब उस बंदे को मैंने एजेंट के तौर पे हायर नहीं किया है, ऐसे ही मतलब म्यूचुअली जो है बातचीत किया कि भाई तुम मेरा काम करा देना, ठीक है, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ। वो बंदा जो है कोई किसी के साथ वो प्रॉपर्टी बेचता है, ठीक है, मान के चलिए वो कोई प्रॉपर्टी बेच देता है, ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं उसने जो प्रॉपर्टी बेचा है, भले मैंने उसको राइट नहीं दिए थे बेचने के, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं प्रॉपर्टी का सही कीमत उसने लगाया है और अच्छे बंदे से बेचा है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई बेच दो। तो अब यहाँ पे जो मेरा वो एजेंट बना है वो बाय रेटिफिकेशन बना है, पहले वो एजेंट नहीं था क्योंकि मैंने उसको परमिशन नहीं दिए थे बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन जब उसने बेचा, ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं यार वो सही बंदे से बेचा है और कीमत भी सही मिल रहा है, ठीक है बेच दो। ठीक है, तो ये बाय रेटिफिकेशन हमने उसको एजेंट अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, एक होता है बाय नेसेसिटी, आपने उसको एजेंट नहीं बनाया है लेकिन कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है जहां पे आप नहीं हो, ठीक है, और आपके इंटरेस्ट में जो बंदा है आपके प्रॉपर्टी का सौदा कर रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे उसको अगर कंसेंट दे देते हो कि ठीक है भाई कर लो, कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपने उसको एज ए एजेंट काम करने के लिए दे दिया क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में काम कर रहा था। तो बाय नेसेसिटी भी एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। और लास्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, पेरेंट एक्टिंग फॉर माइनर चाइल्ड, ठीक है, पार्टनर एक्टिंग फॉर द फर्म, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिंग फॉर अ डिजीज्ड स्टेट, ठीक है, ये सब ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत अपॉइंटमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा है, उसका कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके जो भी लीगल हियर होंगे वो उसका कौन होगा, कर्ता धर्ता होगा, ठीक है, वो उसके प्रिंसिपल होंगे और जो बच्चा होगा वो प्रिंसिपल होगा और जो उसके प्रॉपर्टी का देखभाल करेगा वो एजेंट होगा। यहाँ पे उस बच्चे ने उसको हायर नहीं किया है लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बच्चा है और उसका कोई प्रॉपर्टी है तो उसके देखरेख के लिए कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेसली अपॉइंट नहीं किया गया है, लॉ के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ है, तो ये भी एक तरीके से अपॉइंटमेंट माना जाता है। ठीक है, अब इसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, हमने अपॉइंटमेंट देख लिया कि बाय एक्सप्रेस वे में आप कर सकते हो, इम्प्लाइडली होता है, बाय रेटिफिकेशन हो सकता है, बाय नेसेसिटी हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में,
और ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है। अब हम उसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट को, उस एजेंसी को, ठीक है। तो एजेंसी को भी आप टर्मिनेट कर सकते हो बाय एग्रीमेंट, ठीक है। आप दोनों पार्टी मिल के बैठे कि भाई अब मुझे तुमको एजेंट नहीं रखना है, आपने उसको कैंसिल कर दिया, हो गया बाय एग्रीमेंट टर्मिनेशन। बाय रिवोकेशन होता है, अगर पार्टी को लगता है कि भाई मुझे अब तुम्हारे साथ तुमको एजेंट नहीं रखना है और तुम्हारे साथ एजेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो रिवोक भी कर सकता है, तो बाय रिवोकेशन भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। बाय रिनेंसिएशन बाय एजेंट, अगर कोई एजेंट रिजाइन कर देता है कि भाई मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, ठीक है, तो भी एजेंसी टर्मिनेट हो सकता है। समझ में आया। बाय डेथ, अगर कोई पार्टी प्रिंसिपल या एजेंट डेथ हो जाता है तो भी एजेंसी को टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। कोई पार्टी इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो जाएगा। बाय कंप्लीशन ऑफ पर्पज, मैंने किसी पर्पज के लिए आपको एजेंट हायर किया है, हमारी एजेंसी बनी है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्पज अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया, तो फिर यहाँ से हमारा जो एजेंसी का जो टर्म था वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा काम हो गया, ठीक है। फिर होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कानून में ऐसा प्रावधान है कि कोई पार्टी जो है इलीगली एजेंसी में आया था, ठीक है, या जो प्रिंसिपल है वो खुद मालिक नहीं था और किसी और के प्रॉपर्टी के लिए उसने एजेंसी हायर कर लिया था, एजेंट हायर कर लिया था, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका जो अपॉइंटमेंट है एज एन एजेंसी वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनर का राइट क्या है, बहुत इजी है। पार्टनर का राइट क्या होता है भाई, पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में आपका भी हक रहेगा इक्वली, ठीक है, जैसे भी मैनेजमेंट करना है आप उसमें पार्टनर हो सकते हो। दूसरा है राइट टू शेयर प्रॉफिट, जो भी पार्टनरशिप में शेयर प्रॉफिट होगा वो शेयर करने का राइट है। राइट टू इंटरेस्ट, ये भी आपके पास राइट रहेगा। राइट टू रिम्यूनरेशन, आपको सैलरी या जो भी आपको उस कंपनी से मिलेगा वो आपके ऊपर उसको उसका राइट रहेगा। राइट टू इंडेमनिटी, अगर फर्म के अंदर कोई भी इस तरीके का कंडीशन अराइज होता है, ठीक है, तो उसमें आपको उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी। राइट टू एक्सेस अकाउंट, उस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी अकाउंट है, कोई भी बुक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप देख सकते हैं, उसका एक्सेस आपके पास रहेगा। राइट टू रिटायर, आपको अगर उस पार्टनरशिप से रिटायर होना है तो आप रिटायर हो सकते हो। राइट टू डिसोल्यूशन, अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप को भंग करना है, खत्म करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी 5-6 राइट आपके पास हैं एज अ पार्टनर। फिर पूछ रहा है ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, पहला ड्यूटी ये है कि आप जो है कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर गुड फेथ में एक्ट करोगे, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बेईमानी नहीं करोगे, तो ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। दूसरा है ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन कंसर्निंग द फर्म, आपने जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी अकाउंट डील किए हो, आप उसमें सही सही सारी चीजें बताओगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस, अगर किसी भी तरीके से किसी के नेग्लिजेंस से या फ्रॉड से, ठीक है, अगर पार्टनरशिप के फर्म के अंदर कोई नुकसान होता है तो वो पार्टनर की ड्यूटी है कि उसको उस लॉस को फुलफिल करे, उसको इंडेमनीफाई करे, ठीक है। फिर है ड्यूटी टू कंट्रीब्यूटेड टू लॉसेस, अगर फर्म के अंदर कोई नुकसान होता है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कंट्रीब्यूट करो, उस नुकसान को भरपाई करो। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पार्टनरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का भी आपको ड्यूटी होता है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू ओबे द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है
उसको फुलफिल करना, उसको ओबे करना हर पार्टनर की ड्यूटी होती है। तो कुल मिला के ये कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं जो किसी पार्टनर को मिलते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंडीशन एंड वारंटी। ये अभी ही हमने समझा था, ठीक है, कि कंडीशन क्या होता है और आपका वारंटी क्या होता है, ठीक है। When the condition treated as a warranty, कब कंडीशन को वारंटी के तौर पे देखा जा सकता है, तो जब वायर चाहे, अगर कंडीशन ब्रीच हो रहा है, ठीक है, तो उसको वारंटी मान के चल सकता है। तो इस तरीके से जो है कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि मैंने बोला कि भाई तुम जो है मेरा माल 30 तारीख तक भेज देना, ठीक है, और वो 30 तारीख तक नहीं भेजा, तो कंडीशन वायलेट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे लगता है कि नहीं यार वो 30 तारीख को नहीं भेज पाया, 31 तारीख को भेज रहा है, तो उसको बोलता है भाई कि तुमने यार 31 को भेजा, मेरा थोड़ा नुकसान हो गया यार, तो अभी मैं तुमको ये पैसा नहीं दूंगा, अभी आधा देता हूँ, आधा नेक्स्ट डे दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने उस कंडीशन को क्या कर दिया, वारंटी के तौर पे ले लिया कि भाई वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें वारंटी के तौर पर कि भाई मैं तुमको थोड़ा पैसा बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो कभी भी कंडीशन के तौर पर अगर आपने कोई सामान लिया है, तो आपको अगर वो कंडीशन वायलेट होता है तो जरूरी नहीं आप उसको रिजेक्ट ही करो। आपको लगता है कि नहीं ठीक है भाई उसको ले लेते हैं, हम कुछ उसके आधार पर अपना फायदा निकाल लेते हैं, तो उसको आप वारंटी के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। तो यही है। फिर पूछ रहा है कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है और इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, सेलर के पास राइट होता है कि वो गुड्स को सेल करने का नहीं सॉरी, हाँ, इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, सबसे पहला देखिए किधर गया इम्प्लाइड कंडीशन, हाँ नीचे दिया हुआ है, कंडीशन एज टू टाइटल, सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल द गुड्स। ये जो है इम्प्लाइड कंडीशन है, ठीक है, कि भाई सेलर को सामान बेचने का राइट रहेगा। दूसरा है कंडीशन दैट गुड्स कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिस्क्रिप्शन, इफ सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन गुड्स मस्ट मैच द डिस्क्रिप्शन। अगर सामान को आपको सारी डिटेल के साथ बेचा गया है, ठीक है, तो फिर वो सामान उस डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। ये इम्प्लाइड कंडीशन है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई माल ऐसा है वैसा है, नहीं, आपने अगर डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि भाई ये माल कॉटन का होगा, ये माल एकदम व्हाइट में रहेगा और ये माल इस माप का रहेगा, ठीक है, आपने कंडीशन बता दिए, डिस्क्रिप्शन बता दिए, तो अब माल उसी के हिसाब से होना चाहिए, ये कंडीशन इम्प्लाइड होता है, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा, कंडीशन दैट गुड्स आर फिट फॉर पर्पज। आपने जिस पर्पज के लिए गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, आपको उसी पर्पज के लिए माल मिलना चाहिए और वो माल फिट होना चाहिए, ठीक है, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि इस तरीके का माल भेजो और आप कोई और माल भेज दे, नहीं, जब मैंने बोला कि इस टाइप का माल चाहिए तो ये इम्प्लाइडली है कि मुझे उसी तरीके का माल चाहिए, मुझे दूसरे टाइप का माल चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप में इम्प्लाइड कंडीशन होता है। इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या है, ऐसा कंडीशन जो आपको कंडीशन के साथ मिल जाता है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, तो वो इम्प्लाइडली होता है। तो इम्प्लाइडली का मतलब यहाँ पे क्या, मैंने बोला कि भाई मुझे 3 साल के बच्चे के लिए एक शर्ट दिखाओ, ठीक है, तो मैंने आपको पर्पज बता दिया कि मुझे 3 साल के बच्चे के लिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मेरे को कोई शर्ट ऐसा दे रहे हो जो 3 साल के बच्चे को नहीं आएगा, ठीक है, तो आपने गलत सामान दिया है भाई, कंडीशन वायलेट हो गया, क्योंकि जब मैंने 3 साल के बच्चे के लिए आपको बताया तो मुझे 3 साल के बच्चे के लिए ही चाहिए
और उस बच्चे को वो फिट भी होना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन है, समझ रहे हो, ये है। फिर आता है आपको, अगर सैंपल दिखा के कोई गुड्स बेच रहा है, ठीक है, तो वो सामान उस सैंपल के बराबर ही होना चाहिए, इम्प्लाइड है वो, ठीक है। अब आप सैंपल दिखाए मुझे लक्स कोजी बनियान का, और आपने माल बेच दिया किसी और कंपनी का जो उल्लासनगर का था, ठीक है, वो उस सैंपल के क्वालिटी में बराबर में ही नहीं था, वो डिफेक्ट था, ठीक है, तो ये गलत है। इम्प्लाइड कंडीशन के तहत ये माना जाएगा कि आपने जो भी सामान दिखाए हैं, आप वो सामान उसी रेंज में उस सामने वाले को देंगे, ठीक है। फिर दूसरा कहता है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी में क्या होता है, तो वारंटी मैंने आपको बताया था, सामान जो है बायर के पास ही रहेगा, मतलब यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहता है, ठीक है। सामान मेरे पास ही रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो मैं उसको जो है रिपेयर करा सकता हूँ। तो मतलब इम्प्लाइड कंडीशन क्या है यहाँ पे, इम्प्लाइड वारंटी कि सामान मेरे पास ही रहेगा, पहली बात। दूसरा है कि सामान पर किसी तीसरे पक्ष का जो राइट है वो क्रिएट नहीं हो सकता। ये इम्प्लाइड वारंटी है कि अगर मैंने सामान खरीदा है तो वो उस सामान पे राइट मेरा ही रहेगा, कोई तीसरा पार्टी आके क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर सामान जो है डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपको नहीं बेचा गया है, ठीक है, तो सेलर जो है आमतौर पे लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको मोबाइल बेचे और मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि मोबाइल की बैटरी 1 साल चलेगी या आपका जो फोन है 2 साल चलेगा, मैंने कुछ नहीं बताया, तो आम तौर पे फिर वो जो दुकानदार है वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। अगर दुकानदार ने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए कि 1 साल बैटरी के लिए मिलेगा आपको, 2 साल उसके कवर के लिए मिलेगा, तो अगर इस तरीके से आपको सामान बेचे गए हैं तो ये इम्प्लाइड है कि आप उस सारी चीजों के लिए उसके पास जा सकते हैं जिस पे आपको वारंटी मिला है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड वारंटी है। अगर उसने आपको नहीं भी बताए कि भाई आपके कवर खराब हो जाएंगे तो आप आ जाना, उसने आपको बता दिए ना कि 2 साल की गारंटी है कवर पे, तो आपको बोले ना बोले आप उसके पास आ सकते हो, ये इम्प्लाइड वारंटी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कंडीशन और वारंटी के बीच में अंतर समझ में आया होगा। कब कंडीशन को वारंटी के तौर पे बायर जो है कन्वर्ट कर सकता है, और इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, और इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बेलमेंट एंड व्हाट आर दी फीचर्स, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऊपर ही पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। फिर हमने हमें बोल रहा है कि कंडीशन काइंड्स ऑफ बेलमेंट भी बताओ, तो हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। और फिर बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए या फीचर बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का बताया था क्या होता है बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, किसी व्यक्ति के पास जब आप कोई सामान छोड़ते हो किसी खास पर्पज के लिए, रिपेयर वगैरह के लिए, या मतलब आपने पार्किंग के लिए रखा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपने किसी पर्पज के लिए छोड़ा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच होगा वो बेलमेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइप के बेलमेंट होते हैं, ठीक है। तो बेलमेंट होता है आपके 3 टाइप के, ठीक है। एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है बेलमेंट फॉर फ्री बेनिफिटिंग ओनली वन पार्टी, ठीक है। कोई ऐसा बेलमेंट जिसमें एक पार्टी को बेनिफिट हो वो ग्रेटिट्यूअस बेनिफिट कहलाता है, बेलमेंट कहलाता है। दूसरा होता है म्यूचुअल बेलमेंट, दोनों पार्टी आपसी सहमति से विद कंसिडरेशन जब कोई बेलमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल बेलमेंट होता है,
ठीक है। तीसरा होता है बेलमेंट फॉर हायर, सिमिलर टू म्यूचुअल बेलमेंट, बेली रिसीव्स कॉम्पनसेशन। ठीक है, हालांकि ये जो बेलमेंट है वो आपके कंसिडरेशन के तौर पे डिफाइन किया गया है। स्पेशल काइंड्स ऑफ बेलमेंट भी होते हैं कुछ, जैसे प्लेज बेलमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बेलमेंट एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, पाउनी हैज राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल डेब्ट इज पेंडिंग। ठीक है, तो प्लेज भी एक तरीके से बेलमेंट होता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट बेलमेंट, कि अगर आप कोई सामान भेजोगे, ठीक है, तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, सामान नहीं भेजोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब आप सामान भेजने के लिए पैसे लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो सामान सेफली डिलीवर हो। ठीक है, अगर सामान सेफली डिलीवर नहीं होता है तो आपके ऊपर क्लेम किया जा सकता है। ये ट्रांसपोर्ट बेलमेंट होता है। तीसरा होता है स्टोरेज बेलमेंट, जब आप किसी वेयर हाउस में कोई सामान रखते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एप्पल का व्यापारी हूँ, ठीक है, और मैंने 1 टन एप्पल मंगाया है, लेकिन मेरे पास स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, और कोई बंदा है जो अपने पास स्टोरेज रखा है और वो मेरा एप्पल रख सकता है, ठीक है, तो मैंने उसको अपना 1 टन एप्पल दे दिया, वो अपने वेयर हाउस में मेरा सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब तक मेरा सामान उसके पास है, ये उसकी ड्यूटी है कि उस मेरे सामान को प्रोटेक्ट करके रखे। अगर मेरा एप्पल वगैरह कहीं से चूहा काट दिया, सड़ गया या लूटपाट हो गया, तो मैं उस वेयर हाउस वाले से क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टोरेज बेलमेंट हुआ है। समझ गए? तो ये कुछ टाइप्स होते हैं बेलमेंट के। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या होता है फीचर? फीचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे गुड्स डिलीवर होता है सामने वाले को, ये पहला एसेंशियल है। सही बात है ना? जब तक आप सामने वाले को गुड्स नहीं दोगे तब तक आपका पर्पज फुलफिल कैसे होगा? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि मेरा 1 टन एप्पल देना है, तो मैंने अपना एप्पल तो उसको दिया ना, तो हमने गुड्स डिलीवर कर दिए। पर्पज कुछ भी हो सकता है, या रिपेयर के लिए दूं या सेफ कीपिंग के लिए दूं, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एसेंशियल क्या है, फीचर क्या है? वो किसी पर्पज के लिए होना चाहिए, रैंडमली दे दिया ऐसा नहीं। बेलमेंट है तो किसी पर्पज के लिए वो सामान दिया हुआ होना चाहिए। तीसरा फीचर, पर्पज फुलफिल होने के बाद रिटर्न करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने 1 टन एप्पल रखा, अब मुझे जब चाहिए तब मैं वो ले लूंगा, मेरा पर्पज हो गया फुलफिल। मैंने घड़ी दिया था, घड़ी मेरा ठीक हो गया, मैं वापस ले सकता हूँ, ठीक है। तो बेलमेंट में रिटर्न ऑफ गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फोर्थ है, दोनों पार्टी का इसमें कंसेंट होता है। जो प्रॉपर्टी किसी पर्पज के लिए रख रहा है उसका भी वॉलंटरी कंसेंट होता है, जो किसी पर्पज के लिए सामान अपने पास रख रहा है उसका भी कंसेंट होता है, ठीक है। तो कंसेंट दोनों पार्टी का होगा। फिर है, गुड्स रिटर्न के बदले कुछ रिटर्न में देना होगा, ठीक है। मतलब आपने कोई सामान उसके पास रखा है, ठीक है, तो सामान ठीक हो गया आपका, तो आप रिटर्न लोगे तो रिटर्न के बदले आपको कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप उसको पैसे दो, ठीक है, ये आपका दोस्त है तो आप आभार व्यक्त करो कि भाई तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा सामान ठीक करके दे दिया। तो या तो आप ग्रेटिट्यूड दोगे, ठीक है, या आप उसके बदले कोई सामान दोगे, पैसा दोगे, कुछ तो दोगे ना। तो रिटर्न ऑफ गुड्स के बदले कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट है, बेली गुड्स को वॉलंटरी एक्सेप्ट करेगा। जब आप कोई सामान सामने वाले को दोगे तो वो वॉलंटरी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कि भाई मैं आपका सामान ठीक कर दूंगा इसीलिए ले रहा हूं। अगर आप उसको, अगर वो ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है, और वो जबरदस्ती आप उसको दे रहे हो कि नहीं तुम रखो ठीक कर दो, इसको बेलमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। सामने वाला आपके अपने इच्छा से आपके सामान लेने चाहिए
और उसको ठीक करने के इरादे से लेने चाहिए, तब उसको हम बेलमेंट मानेंगे। आप जबरदस्ती किसी को सामान दे दो रखने के लिए और बोलो कि भाई बाद में दे दो, तो ये बेलमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गए फीचर्स ऑफ बेलमेंट। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज पार्टनरशिप एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है और कितने टाइप के पार्टनर होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ठीक है किसी खास पर्पज के लिए, खास इंटेंशन के साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए किसी बिजनेस में एंटर करते हैं, ठीक है, और वो सभी मिल के उस बिजनेस को चलाते हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप का एसेंशियल क्या है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए इरादा होना चाहिए और सारे पार्टी गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल है पार्टनरशिप का। अब यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक्स वाई और जेड है, एग्री हुआ कि किसी बिजनेस में एंटर करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीनों क्या हो गए, पार्टनर हो गए, और ये जो बिजनेस हो गया वो पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर बताइए। तो आपको जब आपको पता है कि हम चैट जीपीटी से लेते हैं तो वो बहुत सारे पार्टनर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन एसेंशियली 3-4 ही पार्टनर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर का मतलब होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनरशिप में, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि वो मतलब मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है कि वो सिर्फ फर्म के नाम पर जो है पार्टनर बना है, उसका कोई स्पेसिफिक उसमें रोल नहीं है। ठीक है, न उसने पैसे जमा किए हैं न कुछ, वो सिर्फ कंपनी के नाम पर जो है नॉमिनी बना है, तो नॉमिनी पार्टनर होता है वो। ठीक है, और वो लायबल भी नहीं होता है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट होता है आपका लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी उसका होता है, वो अगर उस कंपनी में, उस पार्टनरशिप में अगर उसने कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसका सिर्फ उतना ही लायबिलिटी बनेगा, उसके ऊपर सारी लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रोल एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो एक होता है होल्डिंग आउट पार्टनर। ठीक है, एक होता है माइनर पार्टनर। माइनर का मतलब जो बच्चा है वो माइनर पार्टनर हो गया। ठीक है, होल्डिंग आउट का मतलब है पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। ठीक है, जब थर्ड पार्टी के साथ अपन डील करते हैं और अपने आप को पार्टनर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोल सकते हैं। तो ये कुछ मेजर पार्टनर थे जो मैंने आपको बताए।